गारंटी से कहता हूं मोहम्मद हारिस अगर आपकी 15 बॉलें भी खेल जाता है ना तो वो 35-40 रन करके जाएगा। उसका 2-250 का स्ट्राइक रेट है इस तरह से करने का। यही स्ट्रेटजी आपकी वर्ल्ड कप 2022 में रही जहां पे अपने फाइनल खेला। आप उससे नहीं सीख रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। आप 2022 में गिरे पड़े थे, कहीं पर कुछ नहीं थे, बाद में अपने मोहम्मद हारिस को डाला और आपकी टीम उठी थी। दोस्तों, किसी बल्लेबाज ने अपने करियर के दूसरे और वर्ल्ड कप के पहले मैच अपने करियर के दूसरे और वर्ल्ड कप के पहले मैच में, वो भी ऑस्ट्रेलिया में होने वाले वर्ल्ड कप के पहले मैच में, महज 11 बॉलों पर 28 रन किए हों, वो भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ सिडनी के मैदान में, या बांग्लादेश के खिलाफ 18 बॉल पर 31 रन की इनिंग खेली हो। एक मैच में स्ट्राइक रेट 254 यानी 254 का और दूसरे मैच में 172 का, फिर सेमीफाइनल में उन्होंने 26 बॉलों पर 30 रन किए हों। ऐसे बल्लेबाज को आप अगले वर्ल्ड कप के लिए नजरअंदाज कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद हारिस, विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद हारिस की, कि आपने उनको नज़रअंदाज कर दिया। बहुत से लोग इस पर बात कर रहे हैं और ये बात सच है कि आप साइम और हारिस में दोनों में टाई कर सकते हैं। दोनों ऑलमोस्ट एक तरह के हैं। कुछ चीज़ों में हारिस बहुत अच्छे हैं, कुछ में साइम भी बहुत अच्छे हैं। मगर मेरा पॉइंट ये है कि एक बंदा जो T20 वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया की मुश्किल कंडीशन में अच्छा खेल के आया, आप उसको कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। यानी 3-4 इनिंग्स उनकी बहुत ज़बरदस्त रही हैं, उसके बाद आपने उनको खिलाया नहीं, 2 मैच खिलाए और फारिग कर दिया आपने। जो बंदा ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में इतना अच्छा खेल रहा है, आपने उनको फारिग कर दिया। इस व्लॉग का मकसद यह है कि पाकिस्तान का बेस्ट ओपनिंग पेयर कौन सा हो सकता है, और मैंने मोहम्मद हारिस का जिक्र क्यों किया और मुझे क्यों लगता है कि कौन सा ओपनिंग पेयर पाकिस्तान के लिए बेहतर रह सकता है और उसमें ज़्यादा तजर्बे करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। मोहम्मद हारिस का मैंने जिक्र इसलिए किया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी में एक साहब को वो अच्छे नहीं लगते, और मैं बारहा अपने व्लॉग में कह चुका हूँ और उसके मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता चुका हूँ। वो बेचारा बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने जाता है, वहाँ पहुँच जाता है और उसको NSO नहीं मिलता, वो वापस बगैर खेले शर्मिंदगी के साथ पाकिस्तान आता है और उसको ये कहा जाता है कि भाई आप पाकिस्तान पर्सपेक्टिव हो, आप इस तरह लीगें खेलेंगे, आपका फिटनेस का मसला बन जाएगा, आप नहीं खेलेंगे, आप वापस आएँ। वापस आ गया, उसको बाद में उसको टीम में भी सिलेक्ट नहीं करते। आपने जब टीम में सिलेक्ट नहीं करना तो फिर आप उसको बांग्लादेश प्रीमियर लीग तो खेलने दो। बेसिकली उसको इंसल्ट करना था। और वो कौन है आप सब जानते हैं, सिलेक्शन कमेटी में कौन है, करते धरते कौन है, उन्होंने किया। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ ऑफिशियल्स को ज़रूर पता है, मगर मोहसिन नकवी साहब ज़ाहिर है बड़े बंदे हैं, वो इस चीज़ों को वैसे इग्नोर कर जाते हैं। मैं हर व्लॉग में कहता हूँ कि चेयरमैन साहब को चाहिए कि जो खिलाड़ी ड्रॉप हो रहा है उस पर नज़र भी रखें कि जो उनको ड्रॉप कर रहा है वो ठीक भी कर रहा है या नहीं कर रहा। आज सब लोग तनकीद कर रहे हैं कि फलाने की किता, फलाने की किता। सबसे पहले तो उसको पकड़ो ना जिसने इनको सिलेक्ट किया, उनको भी तो पकड़ें भाई, आपने क्या आपका क्राइटेरिया था, आप भी तो रिस्पॉन्सिबल हैं ना, ये नहीं है। खैर, बात इस पे आती है कि पाकिस्तान का बेस्ट ओपनिंग पेयर जो है वो कौन सा हो सकता है। बाबर रिजवान जब ओपन करते थे और हम कहते थे कि यार इनका स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है, आप अभी नेट के ऊपर लिखें बेस्ट ओपनिंग पेयर इन T20, आपको पहला नाम जो मिलेगा ना वो रिजवान और बाबर का मिलेगा। इंटरनेशनल T20 रैकेट के तौर पर सबसे पहला नाम, इनकी एवरेज है 50 की। दूसरे नंबर पर आपको रोहित शर्मा और धवन मिलेंगे, फिर आपको 2-3 नाम और मिलेंगे, फिर रोहित शर्मा और KL राहुल मिलेंगे। ये मैं आपको कैटेगराइज बता रहा हूँ कि सबसे बेस्ट रिजवान और बाबर की है। स्ट्राइक रेट का दोनों का इशू है, वो शायद मेरे ख्याल में 18-20 का इशू होगा कि आप थोड़ा सा वो अपने आप को तेज़ करें तो हमारे लिए आइडियल सिचुएशन बन जाती है। 50 की एवरेज है, 2452 उन्होंने रन किए हैं, 51 इनिंग्स उन्होंने की हैं, जबकि रोहित शर्मा और धवन की जिनकी मैं बात की उनकी 52 इनिंग्स हैं, उनके 1743 यानी 1743 उनके रन है और उनकी एवरेज 33 की बनती है, इनकी एवरेज 50 की बनती है, तो आइडियल है। फिर इनको छेड़ने की जरूरत क्यों है, क्योंकि मैं और आप कहते थे इनका स्ट्राइक रेट ठीक नहीं है। बजाय इसका कि इनका स्ट्राइक रेट बेहतर किया जाता, हम इनकी ओपनिंग के पीछे पड़ गए। और मैं आज भी बिलीव करता हूं कि आपकी सब मुश्किलों का हल यही है कि आप बाबर और रिजवान के साथ ओपन करें। 1 डाउन पोजीशन के ऊपर आप टाई है, आप साइम के साथ चले जाएं या हारिस के साथ चले जाएं। साइम 1 डाउन पोजीशन पे शायद इतने इफेक्टिव नहीं जितने हारिस हैं। हारिस की एक खामी है कि वो स्पिन को अच्छा नहीं खेलते हैं थोड़ा, तो आप उनको उस खामी के ऊपर काम करवाएं, जो 8-9 मैचेस पड़े वो उनके साथ जाएं। आप सबको पता है कि 1 डाउन में वो बंदा तेज़ खेलता है। और दूसरी ऑप्शन जो पाकिस्तान के पास बनती है वो है बाबर आजम। कि आप बाबर आजम के साथ 1 डाउन पोजीशन पे चले जाएं। बाबर आजम की एज एन ओपनर जो एवरेज है वो 1 डाउन पोजीशन की एवरेज से कम है, यानी 36 उनकी एवरेज है एज एन ओपनर और 1 डाउन पोजीशन पर उनकी 47 की एवरेज है। स्ट्राइक रेट का भी कोई फर्क नहीं है, ओपनर का उनका 129 है तो यहाँ पर 127-28 है, यानी कोई ज़्यादा फर्क नहीं। जहाँ पर भी उन्होंने 8-9 50s की हुई हैं, वैसे उन्होंने 24 50s की हुई हैं। तो कुल मिला के उनका 1 डाउन पोजीशन उनकी ओपनिंग पोजीशन से ज़्यादा बेहतर है। खुद रिलेक्टेंट हैं कि वो नीचे वाले पे नंबर पर नहीं खेलते। मुझे लगता है शायद वो जब कैप्टन नहीं थे इसलिए रिलेक्टेंट थे, अदरवाइज वो 24 मैच खेल चुके हैं 1 डाउन पोजीशन के ऊपर। अब मुझे लगता है कि बाबर आजम को थोड़ा ब्रेव डिसीजन लेना चाहिए। उनको ये कहना चाहिए कि ठीक है मैं 1 डाउन पे आ जाता हूं, आप रिजवान और साइम या रिजवान और हारिस, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बल्लेबाज, इनके साथ ओपन चले जाएं। फर्ज किया अगर हारिस जल्दी आउट हो जाते हैं तो नीचे आपके पास संभाला देने के लिए बाबर आजम हैं।
यानी वही फिर ओपन एक तरह से बन जाएगा। बट अगर मैं आपको गारंटी से कहता हूँ मोहम्मद हारिस अगर आपकी 15 बॉलें भी खेल जाता है ना तो वो 35-40 रन करके जाएगा। उसका 2-250 का स्ट्राइक रेट है इस तरह से करने का। और आपको ऐसा ही ओपनर चाहिए जो खेले 15-18 बॉलें लेकिन स्कोर 35-40 कर जाए, एक टेम्पो बना के चला जाए। उसके बाद क्या होगा, अगर बाबर थोड़े रन रोक भी लेंगे, बॉल रोक भी रोकेंगे, तब भी आपकी इकोनॉमी को फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और यही स्ट्रेटजी आपकी वर्ल्ड कप 2022 में रही जहाँ पे आपने फाइनल खेला। आप उससे नहीं सीख रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। आप 2022 में गिरे पड़े थे, कहीं पर कुछ नहीं थे, बाद में आपने मोहम्मद हारिस को डाला और आपकी टीम उठी थी। तो आप अब इसी से सीख लें कि एक मुश्किल कंडीशन में आपने कामयाब तजर्बा किया तो आप उसको लेके क्यों नहीं चलते हैं, आप नए तजर्बे क्यों करना चाह रहे हैं। आपके पास एक एग्जाम्पल है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में वर्ल्ड कप जैसे में मुश्किल तरीन कंडीशन में एक बंदे ने आपका साथ दिया, तो आप उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे हैं। आप रिजवान और बाबर के साथ ओपन करना चाहें, ये भी बेस्ट ऑप्शन है। आप रिजवान और हारिस के साथ ओपन पे जाएं और नीचे बाबर वन डाउन पे आएँ, ये भी बेस्ट ऑप्शन है। उसका फ़ायदा ये होगा कि आप 4th नंबर के ऊपर फ़खर जमान के साथ चले जाएंगे। और अगर आप ये चाहते हैं कि बाबर रिजवान ओपन करें, फिर आपके पास हारिस/उस्मान जो आपके पास ऑलरेडी हैं उनको वन डाउन ट्राई कर लें, फिर आप फ़खर को 4th नंबर पे लेके चले जाते हैं। 5वें नंबर पे आपके पास इफ्तिखार हैं, 6ठे पे आपके पास इरफान न्याज़ी हैं। ये बहुत अच्छी ऑप्शन बनती है पाकिस्तान के पास। इसके अलावा उस तरह बनते नहीं है। और आप अब चाह रहे हैं कि शादाब खान को एज ए बैट्समैन खिलाया जाए, मुझे लगता है कि अभी टाइम नहीं है, अभी बिल्कुल टाइम नहीं है। आप उनको एज एन ऑलराउंडर ही खिलाएं, उनसे 2-3 ओवर भी भिंकवाएं, क्योंकि आपके पास ओवर डालने के लिए इफ्तिखार भी मौजूद हैं। आप 2 ओवर करवा लें शादाब से, 2 ओवर इफ्तिखार से करा लें, मगर बैट्समैन एज ए बैट्समैन ना रखें। उन पर दबाव रहेगा कि वो एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं, स्पेशलिस्ट बैट्समैन खेल रहे हैं। अगर वो खुदा न खासा परफॉर्म नहीं करते तो प्रॉब्लम रहेगा उनके लिए। वो अंडर प्रेशर आएंगे कि यार हूँ तो मैं एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं, मैं स्कोर नहीं करूँगा, मैंने बैर कर देंगे। और फिर वर्ल्ड कप सर पे आप ये एक गैम्बल है ये खेलना, मुझे लगता है। तो बेस्ट सिनेरियो बाबर रिजवान ओपन, वन डाउन पोजीशन पे आप उस्मान को लेना चाहें उस्मान को ले लें, आप हारिस को लेना चाहें हारिस को ले लें, फिर आपके पास फ़खर जमान और सो ऑन। या दूसरी बेस्ट ऑप्शन आपके पास रिजवान और हारिस ओपन करें, बाबर वन डाउन पे खेलें, फिर आपके पास फ़खर 4थे नंबर पे आते हैं। आपका बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। दोस्तों मेरी राय आपकी क्या, अपनी राय कमेंट के साथ में जुड़ता है। मैं इस हफ्ते के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।